नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। साकेत का रचना काल जो है वो 1931 ईस्वी माना गया है। इसमें कुल 12 सर्ग है। काव्य की जो श्रेणी है वो महाकाव्य प्रबंध काव्य है। प्रेरणा स्रोत लेख जिससे प्रेरित होकर यह काव्य रचा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो गुप्त जी को इस काव्य को लिखने की प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख से इसे लिखने की प्रेरणा मिली। अब हम देखेंगे पुरस्कार। साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त जी को मिली थी। विशेष यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटे लाल बाहर अस्पत्य 1911 ईस्वी माने जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। यह नारी चेतना से संबंधित काव्य है। सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग 9वां सर्ग है। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। 10वें सर्ग में भी उर्मिला का वियोग वर्णन है। रचना में लगभग 15 वर्ष लगा समय। इसका आरंभ 1916 ईस्वी में हो गया था, जबकि प्रकाशित 1931 ईस्वी में जाकर हुई। ये दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया था। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। गुप्त जी पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु यह कविता सरस्वती में नहीं छपी। द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही अपनाते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। गुप्त जी पर इन बातों का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने खरी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम में से भी सदैव के लिए मुक्ति पा ली। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खरी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उसमें व्यापक फेरबदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से यह कविता सरस्वती में छाप दी। अब हम देखेंगे गुप्त जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख पद। गुप्त जी के द्वारा रचित एक पद है
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह जो पंक्ति है वो यशोधरा से ली गई है। अब अगली पंक्ति है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है औनी और अंबर तल में। यह पंक्ति पंचवटी से ली गई है। अगली पंक्ति है, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति भारत भारती से ली गई है। अगली पंक्ति है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जनखग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। ये भी पंक्ति भारत भारती से ही ली गई है। अगली पंक्ति है, सखी नील नभस्य से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चढ़ता चढ़ता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उसको धरता धरता, गर जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहता रहा डरता डरता। इस प्रकार की पंक्तियाँ जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस पंक्तियों को जरूर याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे विशेष तथ्य क्या है। गुप्त जी खरी बोली की पहली कविता हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुप्त जी की पहली काव्य रचना रंग में भंग लघु खंड काव्य 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह रचना मुसद्दे हाली एवं मुसद्दे कैफी या भारत दर्पण लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित मानी जाती है। भारत भारती रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था एवं इसी रचना के लेखन के कारण इनको राष्ट्रकवि की संज्ञा दी जाती है। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्वकारक पत्र में प्रकाशित होती थी, परंतु द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी की दूसरी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना साकेत 1931 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खरी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने साकेत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के अन्य कवि के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।